हेलो बच्चों, आपका साइंस का पहला हम लोग पेपर ले चुके हैं और आज इसके फिजिक्स के सॉल्यूशंस आपके साथ शेयर कर रहे हैं। ध्यान से देखिएगा, फिजिक्स के क्वेश्चंस हम लोग सॉल्यूशन ले रहे हैं अभी। पहला फिजिक्स का क्वेश्चन आपका आ रहा है फोर्थ, चेक कीजिए। फोर्थ क्वेश्चन में कहा गया आपसे कि a child is standing in front of a magic mirror and she finds the image of her head bigger and the middle portion of her body of the same size and her legs is smaller। कौन सा कॉम्बिनेशन होगा? तो बहुत आसान सी चीज होगी। सेम साइज की इमेज प्लेन मिरर दे सकता है, जो देख सकते हैं हम लोग। कन्वेक्स मिरर हमेशा छोटी इमेज देता होता है, तो ये प्लेन हो गया। ये कन्वेक्स की प्रॉपर्टी होगी कि कन्वेक्स हमेशा छोटी इमेज देगा। ऑर्डर तो तय हो ही रहा है कि प्लेन ये रहा, कन्वेक्स दे रहा और बिगर साइज दे रहा, तो वो कनकेव मिरर ही होगा अनडाउटली। तो फोर्थ का ए आंसर इज द करेक्ट। समझ में आ गया होगा बच्चों आप सबको कि सेम साइज की इमेज कौन देता है? प्लेन मिरर देता है और छोटी इमेज कन्वेक्स मिरर देता है। ठीक है ना? हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास इसके बाद आता है सिक्स्थ क्वेश्चन की वर्डिंग पढ़ते हैं। क्वेश्चन देख रहे हैं बच्चों। सिक्स्थ क्वेश्चन में गिवन है a student obtained a sharp image of the grill of a window in the laboratory on the screen using a convex lens. Okay, for getting better results the teacher suggested on focusing on a distant tree instead of grill. In which direction should the lens be moved for the purpose to get a sharp image? क्वेश्चन बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है बच्चों, आराम से सीखिएगा। ठीक है, डायग्राम बना के देख लेते हैं। कैलकुलेटिव है, थोड़ा सा कैलकुलेशन करनी पड़ेगी आपको इसके लिए। चेक कीजिएगा, एक कन्वेक्स लेंस की मदद से आप एक ग्रिल की इमेज स्क्रीन पे बना रहे हैं। लेंस आपके पास एक है तो फोकल लेंथ तो कांस्टेंट होगी। आपको u और v बदलने हैं। ग्रिल की इमेज अभी आप यहां बना रहे हैं, ये v हो गया और ये u हो गया। हम लोग जानते हैं कि u नेगेटिव होगा, v पॉजिटिव होगा और कन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ पक्का पॉजिटिव होगी। राइट बेटा? हमसे पूछा गया कि अगर आप इस ट्री की इमेज को बनाएंगे इसी स्क्रीन पर, तो आप इस लेंस को राइट में मूव करो, लेफ्ट मूव करो, ऐसा पूछा गया आपसे। देखते हैं, u बड़ा है, लेंस फॉर्मूला होता है 1/v - 1/u = 1/f। कन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ पॉजिटिव है और कांस्टेंट है, तो ये पूरी वैल्यू तो होगी कांस्टेंट। इसको उठा के इस तरफ ले आते हैं, इसको x बोल देते हैं। आराम से सीखना, इसको मैं बोल रहा हूं x और ये इधर से आके ऐड हो गया 1/u। अभी सिंबल रखा नहीं है। ये पॉजिटिव है पक्का पता है, ये नेगेटिव है पक्का पता है। अब ये नेगेटिव है, ठीक है। अब अगर ये नेगेटिव है और आप u की वैल्यू को बढ़ा रहे हो और ये नेगेटिव है, बड़ी क्वांटिटी से डिवाइड करोगे तो पूरी क्वांटिटी छोटी हो जाएगी। अगर ये पूरी क्वांटिटी छोटी होगी तब आप x में से एक स्मॉल क्वांटिटी को माइनस कर रहे हैं। इसका मतलब 1/v की वैल्यू बढ़ गई है बच्चों। और अगर 1/v की वैल्यू बढ़ी है, इंप्लाइज v शुड डिक्रीज। अगर v डिक्रीज हो तो इसका मतलब आपको लेंस को टुवर्ड स्क्रीन मूव करना होगा। इट विल मूव टुवर्ड स्क्रीन। ओके, ध्यान से इसको सुन लीजिएगा, देख लीजिएगा, कैलकुलेट करके समझ लीजिएगा बच्चों। 7th क्वेश्चन भी फिजिक्स का क्वेश्चन आ गया आपके पास। मैच द फॉलोइंग विद द करेक्ट रिस्पांसेस। एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन, स्कैटरिंग, ऑफ लाइट, डिस्पर्शन, टिंडल इफेक्ट। ये दोनों तो एक जैसे होते हैं, बस ये कोलाइडल पार्टिकल से होता है। इधर देख लेते हैं, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स, रेनबो, रेड कलर ऑफ राइजिंग सन, व्हाइट कलर्स ऑफ क्लाउड। ओके, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से ट्विंकलिंग ऑफ स्टार होता है। ए और फर्स्ट को लिंक होगा। कैसे? सपोज करो ये स्टार है और हम लोग नीचे हैं, यहाँ पे हम लोग ऑब्जर्वर हैं, वी आर वाचिंग इट। टेम्परेचर चेंज होने की वजह से इस मीडियम का, इस एटमॉस्फेयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बदलेगा, तो इसकी अपरेंट पोजीशन चेंज होती रहेगी इस स्टार की, कभी ऊपर कभी नीचे। इसी चीज को क्या बोलते हैं? ट्विंकलिंग ऑफ स्टार। तो ट्विंकलिंग ऑफ स्टार टेक प्लेस इज ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। ठीक है बेटा? रेनबो में कलर्स आ जाते हैं तो ऑफ कोर्स डिस्पर्जन तो होगा ही होगा। हालांकि रेनबो के लिए डिस्पर्जन और टीआईआर, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन,
इन दो फिनोमेनन की रिक्वायरमेंट होती है। तो ए फर्स्ट से लिंक्ड है, सी सेकंड से लिंक्ड हो गया। रेड कलर ऑफ राइजिंग सन, रेड कलर ऑफ राइजिंग सन, और जब सनसेट हो रहा होता है तो रेड कलर आपका दिखाई देता है। इसका कारण है स्कैटरिंग ऑफ लाइट। याद रखिए ब्लू कलर की स्कैटरिंग जो होती है वो सबसे ज्यादा होती है। और अगर हम लोग होरिजन की बात करें, होरिजन का मतलब सपोज करो हम लोग अर्थ को यू बना रहे हैं, ये साइड पर ड्राइंग जो बना रहा हूं मैं, ये सन यहाँ पर है, तो ये जो बाकी कलर है वो ज्यादा फैल जाएंगे, जबकि इधर आने वाला रेड कलर जो होगा वो कम डेविएट होगा। तो ऑब्वियस बात है यहाँ खड़े ऑब्जर्वर को सनसेट के टाइम पे या सनराइज के टाइम पे हमेशा रेड दिखाई देता है। तो स्कैटरिंग ऑफ लाइट इज द कॉज ऑफ इट, ठीक है। और टिंडल इफेक्ट भी स्कैटरिंग ऑफ लाइट है, लेकिन द टिंडल इफेक्ट इज स्टडीड एंड व्हेन द स्कैटरिंग इज टेकिंग प्लेस ड्यू टू कोलाइडल पार्टिकल्स, ठीक है ना। तो उस केस में जो कलर है वो सारा कलर जो दिखाई देगा, कलर्स को कैसे दिखाई देगा, वाइट कलर दिखाई देगा। दैट इज बिकॉज ऑफ टिंडल इफेक्ट, जो कि स्कैटरिंग के कारण ही होता है कुछ। आगे बढ़ते हैं, इसके अंदर 7th के बाद देखते हैं कौन सा क्वेश्चन आपके पास आता है फिजिक्स का। 9th क्वेश्चन फिजिक्स का आ गया आपके पास। 9th क्वेश्चन में क्या रहा है, एट नून द सन अपीयर्स व्हाइट। ऑब्वियसली बड़ा बेसिक रीजन है कि लाइट जो होती है इस केस में कम से कम स्कैटर्ड होती है, इट अपीयर्स व्हाइट। सारे कलर आंखों तक पहुंच रहे होते हैं, दैट्स व्हाई इट अपीयर्स व्हाइट, ठीक है। 10th हमारा नहीं हुआ फिजिक्स का, ये भी फिजिक्स का नहीं, ये भी फिजिक्स का नहीं है। 13th क्वेश्चन फिजिक्स का हमारा, द कलर ऑफ द क्लियर स्काई अपीयर्स ब्लू बिकॉज़। अब ये स्काई का कलर ब्लू क्यों दिखाई देता है, ठीक है ना। ऑब्वियसली वॉयलेट और ब्लू कलर की जो स्कैटरिंग होती है वो सबसे ज्यादा होती है एटमॉस्फेयर में, दैट्स व्हाई इट अपीयर्स वॉयलेट। बाकी ऑप्शन देख लेते हैं। ब्लू लाइट एब्सॉर्ब होती है, ऐसा कुछ नहीं होगा। लाइट ऑफ ऑल कलर्स इज स्कैटर्ड मोर देन, ना ये गलत हो गया सी ऑप्शन भी, क्योंकि वॉयलेट और ब्लू का ही सबसे ज्यादा होता है। यूवी रेडिएशंस आर एब्सॉर्ब्ड बाय एटमॉस्फेयर, ऐसा भी नहीं है। तो ऑब्वियसली व्हिच ऑप्शन इज करेक्ट, ए ऑप्शन इज करेक्ट, ठीक है ना बेटा। तो 13th का हो जाएगा ए। 13 क्वेश्चन भी आपका हो गया, फिजिक्स का था ये वाला भी, मार्क कर लेते हैं इसको हम लोग यहाँ पे। आगे बढ़ते हैं 13th के बाद फिजिक्स का कौन सा देखते हैं हमें। 14th नहीं है, 15th हमारे पास फिजिक्स का हो गया। Which of the following can make a parallel beam of light when light from a point source is incident on it? पॉइंट सोर्स से आने वाली लाइट को पैरेलल बीम में कौन कन्वर्ट कर सकता है, बहुत आसान सा क्वेश्चन है, वी नो इट। कनकेव मिरर और कन्वेक्स लेंस दोनों ही कर सकते हैं, ड्राइंग बना के देख लेते हैं, देखना ध्यान से। कनकेव मिरर की बात करते हैं, अगर ऑब्जेक्ट इसके फोकस पे पड़ा हुआ, ये कनकेव मिरर लिया हम लोगों ने, ये हमने कनकेव मिरर बनाया बेटा। अगर इसके फोकस पे ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ तो क्या होगा, these beams become parallel। और कन्वेक्स लेंस के लिए भी सेम बनेगा डायग्राम। अगर ऑब्जेक्ट इसके फोकस पे पड़ा है तो ये बीम को कैसे कन्वर्ट कर देता है, पैरेलल बीम में कन्वर्ट कर देता है। तो कनकेव मिरर और कन्वेक्स लेंस ये काम कर सकता है। तो 15th भी फिजिक्स का था क्वेश्चन आपका, ओके। आगे बढ़ते हैं, 16th केमिस्ट्री का हो गया आपका। 17th क्वेश्चन फिर फिजिक्स का आ गया आपका, चेक कीजिएगा क्या क्वेश्चन की स्टेटमेंट है। When the two opposite surfaces of the slabs are not parallel, the emergent angle E and incident angle I are related as, यहाँ पे I आ जाएगा, I are related as E less than I, E equal greater than I does not depend upon RI, but it depends upon RI। E बड़ा हो सकता है, I बड़ा हो सकता है, पैरेलल नहीं है, ध्यान रखना। ड्राइंग बना के दिखाया था मैं आपको, इसकी चेक करना। अगर ये पैरेलल बीम हो, अगर ये पैरेलल बीम की बजाय स्लैब बोलता हूं, अगर ये स्लैब के दोनों फेसेस पैरेलल हो, ठीक है, ये स्लैब बना दिया और मान लो ये दोनों पैरेलल है और हम लोग रेज को बनाना शुरू कर रहे हैं, सपोज मैंने एक रे यूं भेज दी इसके अंदर, तो ऑब्वियस है कि रिफ्लेक्शन की वजह से इट विल बेंड टुवर्ड्स नॉर्मल और बाद में ये यूं जाएगी और दोनों पैरेलल भी हो जाते हैं, हम लोग जानते हैं। यहाँ से हम लोग नॉर्मल ड्रॉ कर लेते हैं, वाला ये नॉर्मल हो गया, इधर से ये नॉर्मल हो गया, तो ये वाला आई और ई बराबर हो जाएंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। ये वाला आई
और ये ई बराबर हो जाएंगे। अगर ये पैरेलल स्लैब है तो, अगर ये स्लैब है तो, और ये दोनों फेसेस आपस में पैरेलल है तो। लेकिन इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि दीज आर नॉट पैरेलल टू ईच अदर, दिस काइंड ऑफ थिंग कैन बी टेकन। तो ये आरआई पर डिपेंड करेगा। कुछ प्रिज्म जैसा मामला बन गया, इसको बेंड तो होना ही होना टुवर्ड्स नॉर्मल, तो इट विल बेंड टुवर्ड्स नॉर्मल। लेकिन बाद में क्या होगा, ये डिपेंड करेगा कि नॉर्मल कहाँ आ रहा है, किधर इसको जाना है, उस पर डिपेंड करेगा। बड़ी ऑब्वियस बात होगी फिर ये वाली कि किस तरीके से इसको देखा जाएगा, आपके सामने ही है। आई और ई बराबर हो, आई ई से बड़ा हो छोटा हो, इससे फर्क नहीं पड़ेगा। ये किस पर डिपेंड करेगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पर डिपेंड करेगा बच्चों। तो इसके आर पर डिपेंडेंस आएगी, तो इस 17th का आंसर हो जाएगा डी। 18th क्वेश्चन भी आपका फिजिक्स का ही है, ये भी ले लेते हैं। रेनबो इज फॉर्म, ऊपर बताया था मैंने आपको कि रेनबो जो होता है वो डिस्पर्जन और टीआईआर दोनों फिनोमेनन के कॉम्बिनेशन से होता है। तो सी आंसर इज करेक्ट, सी एंड डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं आप। 18 तक हो चुके हैं हमारे, ये भी फिजिक्स का था। नेक्स्ट देखते हैं कौन सा आता है फिजिक्स का। ये 19th भी फिजिक्स का ही हो गया। द डेंजर सिग्नल इंस्टॉल्ड एट द टॉप ऑफ टॉल बिल्डिंग आर रेड इन कलर, these can be easily seen from distance because among all the colors red light scattered least, है ना, क्योंकि बाकी कलर्स का स्कैटरिंग ज्यादा हो जाता है। तो अपन चेक करते हैं स्कैटर्ड द मोस्ट बाय स्मोक और फॉग, रॉन्ग हो गया। एब्जॉर्ब्ड नहीं होती है, स्कैटर्ड द लीस्ट, तो ये हमारे लिए कौन सा आंसर करेक्ट हो गया, डी इज करेक्ट। ये भी हमारी फिजिक्स की प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये हमारे पास फिर से 23rd क्वेश्चन जब आया, ये भी फिजिक्स का ही हो गया बच्चों। लेट मी सी व्हाट इज द स्टेटमेंट। ये फिजिक्स का क्वेश्चन हो गया। In the setup shown in the figure below, clear image of distant object is obtained on the screen. The focal length और concave mirrors. देखिए बेटा, ये पैरेलल बीम आ रही है, ध्यान से देखिए क्वेश्चन के अंदर, इसको मैं बना के दिखाता हूँ। ये पैरेलल बीम आ रही है, दो डायग्राम बनाएंगे अपने इसके। अगर पैरेलल बीम प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही हो, फिर तो पॉइंट साइज इमेज बनती है, बनती फोकल पॉइंट पर ही है, ये फोकल पॉइंट पे बनती है, राइट। लेकिन अगर ये बीम पैरेलल तो हो, लेकिन प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ना हो, तो क्या होगा, अगर ये बीम आ तो दूर से पैरेलल ही रही है इस मिरर पे, लेकिन प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल नहीं हो, कुछ यूं आ रही हो, तो जो इमेज बनती है वो फोकल प्लेन पे बनती है बेटा। ठीक है, ऐसे फोकल प्लेन पे इमेज बन जाएगी। तो डिस्टेंस तो ये फोकस ही रहेगी, लेकिन किन पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस, जो पोल है और इस जगह पर ये जो डिस्टेंस है ये फोकल लेंथ के बराबर है। तो ये कोऑर्डिनेट तो आपको दे रखा है 2, और ये कोऑर्डिनेट आपको दे रखा है, ज्यादा क्लियर तो नहीं लग रहा, लेकिन ये शायद 11.9 लग रहा है ना, 1 डेसिबल पहले आ रहा है। देखते हैं इसका लिस्ट में क्या दे रखा है। ये 11 है, नहीं, ये आपके पास दो का गैप दे रखा है, तो ये 11.8 कोऑर्डिनेट हो गया। 11.9 मत लिखना अभी इसको, ये 11.8 कोऑर्डिनेट हो गया। तो 11.8 पोजीशन होगी। 8 क्यों बोला, क्योंकि 1 सेंटीमीटर के अंदर 5 बराबर डिवीजन किए हुए हैं, यानी हर डिवीजन 0.2 का हो जाएगा। तो ये 11.8 कोऑर्डिनेट आ गया, तो पोजीशन क्या बन जाएगी, 2 माइनस कर दीजिए, 9.8 सेंटीमीटर इज द फोकल लेंथ। सी विल बी करेक्ट। सही है ना, 23rd भी हो गया हमारा। अब हम लोग देखते हैं 24th क्वेश्चन। ये भी हमारा जो क्वेश्चन है ये फिजिक्स का ही है। Which of the following phenomenon contribute significantly to the reddish appearance of the sun at sunrise or sunset? तो कह रहा है contribute significantly, इसका क्या मतलब हुआ, सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन कौन देता है कि कलर रेड अपीयर हो। ऑब्वियसली क्या होगा, डिस्पर्जन तो हो नहीं सकता, टीआईआर की कोई बात नहीं है, रिफ्लेक्शन नहीं है, स्कैटरिंग होगी। ब्लू कलर की स्कैटरिंग ज्यादा होगी, रेड कलर लीस्ट स्कैटर्ड होगा। इसीलिए हमें सनसेट के टाइम पे या फिर सन राइज के टाइम पे कैसे दिखाई देगा, रेडिश दिखाई देगा। तो ये भी हमारी फिजिक्स की प्रॉब्लम थी बच्चों। आगे बढ़ते हैं, 24th के बाद देखते हैं कौन सा क्वेश्चन आता है। 25th नहीं है, 26 नहीं है, 27 ये हमारे पास फिर फिजिक्स का क्वेश्चन आ गया। टेकिंग इट डाउन, 27th क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग द प्रोपगेशन ऑफ लाइट ऑफ डिफरेंट कलर्स ऑफ व्हाइट लाइट इन एयर। याद रखिए, व्हाइट लाइट का प्रोपगेशन स्टडी कर रहे हैं, और व्हाइट लाइट का मतलब 7 कलर्स होते हैं। इनकी क्या क्या चीज सेम है आपको पता होना चाहिए, ध्यान रखेंगे क्या चीज देता है। ऑल द कलर्स ऑफ द व्हाइट लाइट मूव विद सेम स्पीड। ऑब्वियसली सभी कलर जो होते हैं वो सेम स्पीड से मूव करते हैं एयर में या वैक्यूम में।
याद रखना एयर में बात चल रही है, इन एयर, ठीक है। डेट मूव फास्टेस्ट ऐसा कुछ भी नहीं है। मीडियम चेंज हो जाने के बाद बात अलग है, एयर के बजाय आप ग्लास में बात करो तो मामला अलग है। फिर सबकी स्पीड जो होगी वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पर डिपेंड करेगी, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग कलर के लिए अलग अलग होता है, इसी वजह से डिस्पर्जन हो सकता है, डिस्पर्जन भी नहीं होता, कलर्स अलग अलग भी नहीं होते, ठीक है ना। इन मीडियम इन सब की स्पीड अलग अलग होती है, बट इन एयर, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा आपके लिए वाला, याद रखिएगा। ग्लास की बात करें तो म्यू ग्लास का एयर से, म्यू ग्लास की बात चल रही है, हमें कंपैरिजन कलर के लिए करना है, ध्यान रखते हैं इस चीज का भी, अलग अलग मीडियम की बात नहीं करनी है, याद रखिएगा। म्यू का फॉर्मूला जो होता है वो लैम्डा के रेसिप्रोकल होता है, लैम्डा वेवलेंथ है। मीडियम चेंज होने पर फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती है। रेड की वेवलेंथ जो होती है वो वॉयलेट से ज्यादा होती है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का सिंबल एन ले सकते हैं, तो लैम्डा रेड का ज्यादा है तो एन रेड का जो होता है वो एन वॉयलेट से कम होता है। इसी से स्पीड के बारे में भी बात कर सकते हैं, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा उसकी स्पीड मीडियम के अंदर आराम से बताई जा सकती है, n इक्वल टू सी बाई बी एक्सप्रेशन से। n ज्यादा मतलब v कम, तो वेलोसिटी ऑफ वॉयलेट कलर इज, क्योंकि n ज्यादा है, लेसर देन वेलोसिटी ऑफ रेड कलर। लेकिन ये मीडियम में बात चल रही है, याद रखना, नॉट इन एयर, ये मीडियम में, राइट। क्वेश्चन भी हमारा हो गया 27, आगे बढ़ते हैं। 28, 29 ग्रीन कलर असर्शन रीजन आ गया हमारे पास, ओके। 34th क्वेश्चन हमारे पास अब फिजिक्स का। concave mirrors are used as makeup mirrors, very true statement। कारण, ये concave mirror लीजिए, जब ऑब्जेक्ट जो होगा वो पोल और फोकस के बीच में होगा तो इसकी वर्चुअल लार्ज इमेज यहाँ बनेगी, वो भी इरेक्ट बनेगी। तो concave mirror are used as makeup mirror, ताकि आप अपने आप को सुंदर और बड़ा बड़ा देख सकें, और उसके अंदर कुछ इंप्रूवमेंट करने तो उस चीज को भी आप फील कर सकें। तो याद रखिए concave mirror are used as makeup mirror। इसका रीजन देख लेते हैं। When the face is held within the focus of concave mirror, diminished image is formed। तो ये रॉन्ग हो गया भाई साहब। तो assertion तो राइट है, assertion तो ट्रू है, बट रीजन इज फॉल्स, सी इज करेक्ट। assertion रीजन क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से हैंडलिंग करनी आनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन भी साफ दिखाई दे रहा है हमें कि फिजिक्स से ही है, इसको भी ले लेते हैं। Sky appears dark to people flying at high altitudes। एस्ट्रोनॉट्स को भी जो स्काई है वो ब्लैक दिखाई देता है, डार्क दिखाई देता है। क्यों? क्योंकि लाइट की स्कैटरिंग करवाने के लिए एटमॉस्फेयर ही नहीं है। एटमॉस्फेयर नहीं है, ये इसका रीजन होगा। एटमॉस्फेयर इज डेंसर क्लोज टू अर्थ, ये स्टेटमेंट भी ट्रू है, ये भी ट्रू है, लेकिन इसके डार्क होने का कारण क्या है? नो एटमॉस्फेयर, और वो तो नीचे लिखा नहीं हुआ। It means both statements are true, but it is not correct explanation। समझ में आ गया होगा आप सबको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 35 के बाद। 36 मतलब का नहीं है, 37 तुम्हारे मतलब का फिर से। Force when ABCD carried out a measurement of focal length with concave mirror, वही फोकल पिन वाला जो आर्टिकल लिया हम लोगों ने, सेम वही इमेज बन रही है अभी भी, ठीक है ना। इसमें इमेज की क्लैरिटी नहीं है, ए में बी में क्लियर है, लेकिन ये जो चीज होगी इनका लेवल सेम नहीं है। समझ में आ रही बात? इनका लेवल सेम नहीं है, जबकि दोनों का लेवल जो होना चाहिए ऑब्जेक्ट और मिरर का हॉरिजॉन्टल होना चाहिए। तो बेस्ट, हालांकि बहुत ज्यादा गलती नहीं है इसके अंदर, बट हमसे पूछा हुआ है कि किस तरीके से अपन बताएं बेस्ट रिजल्ट कौन ऑब्टेन कर रहा है, तो साफ दिखाई दे रहा है इसमें ये हॉरिजॉन्टल भी हो गया, शार्प इमेज भी बन रही है, तो सी स्टूडेंट इज गेटिंग बेस्ट रिजल्ट। सी स्टूडेंट में सी ऑप्शन मत भर देना, स्टूडेंट नंबर सी है, तो डी इज द करेक्ट, स्टूडेंट नंबर सी। यहां भी उसने धोखा दे दिया लिखते समय, ठीक है जी। ये किडनी वाला क्वेश्चन हमारे लिए नहीं है, बायो में आएगा आपका।
39 फिर से फिजिक्स के लिए, ये फिर से फिजिक्स का क्वेश्चन है, ये फिजिक्स की प्रॉब्लम हमारे सामने फिर आ रही है। क्वेश्चन है a 10 millimeter long ball pin is placed vertically in front of a concave mirror, 5 millimeter long image, तो देखिएगा height of image given है, height of object given है, height of object है 10 millimeter, इसको तो अपसाइड रखेंगे अपने, और इमेज इसकी इन फ्रंट ऑफ मिरर बनी है, यानी ये इन्वर्टेड इमेज है, तो ये +10 था, ये -5 mm हो गया। इमेज भी सामने बन रही है तो v की वैल्यू -30 आ गई, तो यू निकाल पाएंगे। हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट मिरर के लिए होता है -v/u। पुटिंग ऑल वैल्यूज, हाइट ऑफ इमेज आपके पास -5 mm में ही है, ये 10 mm से mm कैंसिल हो जाएगा, माइनस v की वैल्यू -30 है, u वी आर लुकिंग फॉर। 3 नेगेटिव के साइन है, इसको छोड़ देते हैं, u नेगेटिव ही आएगा, 300/5 आ गया, u इज 60 सेंटीमीटर विद नेगेटिव साइन, राइट। हम लोग फोकल लेंथ ढूंढ रहे हैं, तो 1/v + 1/u = 1/f, याद रखना मिरर दे रखा है इसलिए मिरर फॉर्मूला, हमें v भी पता है, u पता है, f निकालना, वैल्यू पुट कर देते हैं, u की वैल्यू और v की वैल्यू, v की वैल्यू -30 है, ये वाली वैल्यू -60 है, इक्वल टू 1/f, राइट। इसको हम लोग -2/60 लिख सकते हैं। मैं इसकी कैलकुलेशन को यहाँ लिखना शुरू कर रहा हूँ वापस, तो -1/30 को लिखा मैंने, 2 से ऊपर से मल्टीप्लाई करके -2/60, -1/60 इक्वल टू 1/f, ये -3/60 हो गया, f इक्वल टू आ गया -20 सेंटीमीटर। कनकेव मिरर तो फोकल लेंथ मस्ट बी नेगेटिव। 39 का आंसर आया ए बच्चों, ठीक है, कैलकुलेशन के अलावा कुछ नहीं है, यहाँ से स्टार्ट की कैलकुलेशन। 41 क्वेश्चन भी हमारे पास फिजिक्स का ही है, चेक कर लेते हैं क्या गिवन है, ये भी फिजिक्स की प्रॉब्लम होगी। An object kept distance more than twice focal length of concave mirror, 2f से ज्यादा डिस्टेंस पे रखा हुआ, तो इमेज क्या बनती होती है f और 2f के बीच में, तो ये तो थ्योरेटिकल क्वेश्चन ही हो गया, इमेज विल फॉर्म बिटवीन f एंड 2f। ओके, 42 क्वेश्चन भी फिजिक्स का दिखाई दे रहा है हम लोगों को बच्चों, ये भी फिजिक्स की प्रॉब्लम होने वाली है। A student performs an experiment on tracing the path of ray rectangular slab. For different values of angle of incidence, he fixes P3, P4 while looking through the face DC. The 3 feet are in line with the images of the pin P1, P2. बिल्कुल सही है जी, image in line आती होती है। Neither the feet nor the heads of pin P3, P4 are in the line. The feet and heads respectively of P1 and P2. Only the heads. अब पिन के जब आप चेक करोगे ना, ये यूं आके अंदर की तरफ जाते पैरेलल रही है ना। एक सेकंड में क्वेश्चन की वर्डिंग वापस पढ़ लेते हैं। रेक्टेंगुलर स्लैब थी, इस डायग्राम के अंदर थोड़ी सी समस्या है, बताया ना क्या समस्या, चेक करना। आज से इसका थर्ड आ जाएगा, वैसे तो रिफ्लेक्शन स्टडी कर रहे हैं अपना, समझते हैं कि मैंने क्या गड़बड़ की, दिमाग को धोखा देने के लिए क्या चीज गलत भी हो सकती है, यहाँ पे चेक करना। ये आपने स्लैब बना ली दो, समझना, दोनों का डायग्राम समझेंगे हम लोग, ठीक है। मैंने यहाँ पर एक रे को लिया, अगर ये डेंसर मीडियम में अंदर वाला डेंसर है तो इट विल बेंड टुवर्ड्स मी, और बाद में वो उसी के पैरेलल निकलेगा, उसी के पैरेलल निकलने पहले वाले के, ठीक है ना। अब अगर आपने यहाँ पर पिंस को प्लॉट कर रखा है, यहाँ पर आपने पिंस को प्लॉट कर रखा है कि ये P1 है, P2 है, तो जब आप इसको पीछे की तरफ बढ़ाएंगे ना, इसको यहाँ से देखेंगे जब आप, तो आपको लाइट स्ट्रेट लाइन पाती दिखाई देती है, तो बड़ी ऑब्वियस बात है कि इसको पीछे बढ़ा लीजिए चाहे आप, ये सारा आपको एक ही लाइन में दिखाई देगा, सारा मामला आपको एक ही लाइन में दिखाई देगा। तो ये पिंस इसी के ऊपर आपको दिखाई देंगे, इसमें कोई समस्या नहीं, ये वाली पिंस आपको इसी पे दिखाई देंगे, कोई समस्या नहीं है। तो P1, P2, P3, P4 इनके हेड टेल सब एक ही जगह पे आ रहे हैं, जो फीट है, हेड्स हैं, वो एक ही लाइन पे दिखाई देंगे। अब मैंने बोला था कि इस डायग्राम में मुझे एक प्रॉब्लम दिखाई दे रही है, वो क्या दिखाई दे रही है बताता हूँ आपको। इट विल बेंड टुवर्ड्स नॉर्मल, भूलना मत। अब इस डायग्राम में थोड़ा चेंज करता हूँ, जो डायग्राम हमें दे रखा है बेसिकली, दिस इज सम काइंड ऑफ दिस थिंग,
ये और ये पैरेलल तो भी है। थोड़ा सा इसको मैं दोबारा से बनाना चाहूंगा पूरे डायग्राम को एक बार आपको समझाने के लिए वापस। अब डायग्राम चेंज ये ले लिया जाए, ये दोनों आएंगे तो पैरेलल ये भी, यानी ये वाली और ये वाली है तो पैरेलल अभी भी, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो यहाँ की पिंस अब आपको वहां दिखाई देने के लिए यहाँ पे दिखाई देंगी, इसको पीछे एक्सटेंड करोगे तो पिंस कहीं दिखाई देंगी यहाँ पे, आएंगी लाइन पे। लेकिन ये फिनोमेनन तब होगा जब यहाँ का आर आई, यहाँ का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, यानी ये रेयर हो जाए और ये डेंसर हो जाए, तब ये ड्राइंग बनेगी ये वाली। क्लियर होगा तुम्हें? इसको दूर दिखाया हुआ है, बस ये बताना चाहता हूँ इसमें इसका। लेकिन आएंगी यही कि आएंगे सब ये एक लाइन पे। 42 प्रॉब्लम भी आपकी फिजिक्स की होगी बच्चों। अब 44 प्रॉब्लम जो है वो भी आपकी इसी पर बेस्ड है, फिजिक्स पर बेस्ड है। A concave lens have concave lens पावर का रिलेशन, पावर का फॉर्मूला 1/फोकल लेंथ होता है। याद रखिए कन्वेक्स लेंस की पावर जो होती है वो पॉजिटिव होती है और फोकल लेंथ भी पॉजिटिव होती है। तो इसकी पावर आपको पॉजिटिव, फोकल लेंथ पॉजिटिव की ट्रू नहीं है। इसमें कन्वेक्स लेंस की पावर नेगेटिव दे दी, ट्रू नहीं है। कनकेव लेंस की पावर तो नेगेटिव दे दी, फोकल लेंथ पॉजिटिव दी, ट्रू नहीं है। ऑफ कोर्स डी ट्रू हो जाएगा, पावर 1/4 है, फोकल लेंथ शुड बी इन मीटर, तो फोकल लेंथ का फॉर्मूला 1/p से निकालोगे मीटर में तो 1/4 से 0.25 आ भी जाएगा। डी इज करेक्ट। 46 पे आपके सामने आ गई बात, ये भी फिजिक्स की प्रॉब्लम है। फोकल लेंथ निकालनी कन्वेक्स लेंस की तो आपको सिर्फ डिस्टेंस नापनी है, तो आपके पास एक स्क्रीन होनी चाहिए और एक लेंस स्केल होना चाहिए ताकि डिस्टेंस नाप पाए। बी आंसर आ गया। लैंप वगैरह की जरूरत नहीं है, ऑब्जेक्ट बहुत सारे प्रेजेंट होंगे। 47 प्रॉब्लम भी फिजिक्स की होगी आपकी। एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन है रिस्पांसिबल ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स के लिए, ऑलरेडी डिस्कस दिस प्रॉब्लम इन दिस यूनिट। सेक्शन सी पर आ गए जो कि केस स्टडी बेस्ड है। सेक्शन सी को चेक कर लेते हैं। ऑफ कोर्स ये हमारा क्वेश्चन नहीं हुआ फिजिक्स का, ये भी फिजिक्स का क्वेश्चन नहीं है, ये पैसेज भी फिजिक्स का नहीं है, फोटोसिंथेसिस ये भी फिजिक्स का नहीं है, ये भी इलेक्ट्रोलिसिस का आ गया तो ये भी फिजिक्स का क्वेश्चन नहीं है अभी तक तो, ठीक है ना। इलेक्ट्रोलिसिस का क्वेश्चन हो गया। तो ये तो सर आपके फिजिक्स के सॉल्यूशन बच्चों इस चैप्टर के। इसकी शीट आपकी ऐप पे अपलोड कर देंगे और जो सॉल्यूशन की वीडियो है वो यूट्यूब पे अपलोड कर रहे हैं, आप लोग देख लीजिएगा। केमिस्ट्री और बायोलॉजी के सॉल्यूशन की वीडियो हम लोग जल्दी अपलोड करते हैं, ठीक है। इनफ फॉर टुडे।